हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक है, जैसे भारत और चीनी सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में ताज़ा झड़प हुई है और चीनी आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा है। तो क्या हुआ मामला, क्यों अब अरुणाचल प्रदेश में मामला देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड देखा, उससे पहले लद्दाख में अभी स्टैंड ऑफ चल ही रहा है। तो क्या मामला है, इसके बारे में 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। इसके अलावा और टॉपिक है, जैसे मेडिसिन में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला, तो क्यों मिला, क्या खोज की थी इन्होंने। फिजिक्स में किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। केमिस्ट्री में किस खोज के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, तो उसमें इंडिया ने कह दिया कि हम भाग नहीं लेंगे, किसमें, हॉकी में। तो क्यों, क्या बात है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जिस पर डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अभी तक का अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, MCQ है, उसका स्पेशल वीडियो आ चुका है। आप सबके लिए एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है। ज़रूर देखना इस वीडियो को, ओके। मैराथन वीडियो 2 टुकड़े में। शुरू करते हैं आप करंट अफेयर्स। और क्वेश्चन होगा, भारत और चीनी सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में किस जगह पर ताज़ा झड़प हुई और PLA को यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वापस जाना पड़ा है, भागना पड़ा। आंसर होगा तवांग जिला है, ओके। तवांग इलाका है, तो वहीं पर। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है। हालांकि 1 हफ्ता पहले की घटना है, लेकिन ये न्यूज़ अभी अभी आई है जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय। देखिए, चाइना के साथ जो टेंशन है वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोगों ने देखा कि लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की और भारतीय सेना के साथ झड़प की खबरें आती रहती हैं। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की जो खबर आई है, और इससे जाहिर है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ है, पिछले सप्ताह की घटना है। यांगसे नाम का एक इलाका है, वहाँ पर भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ, झड़प हुई, उसका वापस लौटना पड़ा, ओके। तो एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं कि कहाँ पर कैसी घटना हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये है अर्थ और ये सामने रहा प्यारा भारत। दरअसल भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में होने वाली है। उससे पहले ही ये घटना सामने हुई। तो कहाँ कहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो अभी चल रहा है। तो आप मैप में देख रहे हैं, जो भी रेड कलर में ये डॉट दिख रहे हैं, इन सब जगहों पर तनाव अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं हुआ है, यानी फॉर्मली डिमार्केशन नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की धारणा अलग अलग है। भारत और चीन के बीच में कई जगह तनाव है इस वक्त भी, और हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे लद्दाख में यहाँ पर देपसांग प्लेन्स है, उसके नीचे लद्दाख में ही हॉट स्प्रिंग गोगरा है, फिर टेमचौक है, ओके, वहाँ पर तनाव है। जबकि अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में ये उत्तराखंड के 12 होती एक जगह है, वहाँ पर चीनी सैनिक घुस गए थे। और अब अरुणाचल प्रदेश यानी इस जगह पर, यहाँ पर हम लोगों को टेंशन देखने को मिल रहा है, ओके, दोनों देशों के बीच में। तो सबसे पहले एक ये क्लियर कर दें कि कहाँ कहाँ टेंशन है और किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो देपसांग प्लेन्स की ओर चलते हैं। देपसांग प्लेन्स का मतलब हुआ मैदानी इलाका, पहाड़ पर, ओके। तो ये है देपसांग प्लेन्स, यहाँ पर भी टेंशन देखने को मिल रहा है। ये इलाका पूरा है, यहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को कई सारे जो पेट्रोल पॉइंट है वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे ये पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12, पेट्रोल पॉइंट 13, इन सब जगहों पर पहुँचने से रोक रहे हैं। और दोनों देशों की सेनाएं यहाँ पर आमने सामने हैं, मैदान में, पहाड़ के ऊपर जो मैदान है वहाँ पर। और ये आज से नहीं है, जून 2020 से, यानी कई महीने हो गए उस समय से भारत ने टैंक, आकाश मिसाइल और बहुत सारी अत्याधुनिक जो उपकरण है वो तैनात कर दिए हैं, ओके। और आपको एक और चीज़ बता दूंगा आपको कि यहाँ पर इसके उत्तर में काराकोरम दर्रे है और उसके पास में दौलत बेग ओल्डी नाम का एक एयरबेस है। अभी तो ये एयरबेस
इस जगह पर है यहाँ पर, लेकिन वो बेस अभी चूँकि दिखेगा नहीं क्योंकि पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ छाया हुआ है। ओके, दूसरा जो इलाका है वो बताते हैं आपको जहाँ पर टेंशन चल रहा है, वो है हॉट स्प्रिंग। इस जगह पर पहाड़ के बीच में यहाँ पे भी टेंशन चल रहा है, तनाव का माहौल है इस वक्त। हॉट स्प्रिंग एरिया कहते हैं। एलएसी पर भारतीय इलाके में चीनी सैनिक घुसे हुए हैं और चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं इस जगह पर, यहाँ पर इन पहाड़ियों के बीच में ये टेंशन चल रहा है। ओके, और एक और इलाका है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं, जो है डेमचौक। डेमचौक कहते हैं, और डेमचौक दिखाता हूँ मैं आपको। डेमचौक है यहाँ पर, इस तरह आप देख रहे हैं ये मैप, और यहाँ पर डेमचौक है ये वाला। तो डेमचौक में इस जगह पर बहुत सारे तथाकथित जो चीनी नागरिक हैं वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं, सो कॉल्ड सिविलियन। ऐसा न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलएसी में भारतीय इलाके में लोगों ने तंबू गाड़ दिया, वो कह रहे हैं कि हम चाइनीज़ हैं। ओके, वहाँ भी टेंशन चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड का जो इलाका है बाराहोती, वहाँ भी ले चलते हैं। ये इलाका उत्तराखंड है। ओके, और यहीं पर बात करेंगे तो इसी में नंदा देवी पर्वत के पास में बाराहोती नाम का जगह है, और यही पहाड़ी इलाके में चाइना ने घुसपैठ की। आ गए 55 घोड़े और 100 से ज़्यादा सैनिकों के साथ इसी जगह पर, और वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए एलएसी के अंदर, इंडिया के इलाके में। और जब तक भारतीय सैनिकों को उनका सामना होता सैनिकों का, तब तक वो भाग गए, लेकिन भागते समय फुट ओवर ब्रिज को तोड़ दिया था। ओके, तो एक ये भी घटना हुई यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जो लेटेस्ट घटना हुई है उसके बारे में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि इस मैप से आपको काफ़ी कुछ समझने में सहूलियतें होंगी। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है ये वाला इलाका, अपने भारत का प्यारा देश है, उसमें अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो यहीं पर तवांग जिला है। तवांग जिले में इसी इलाके पर चीनी सैनिक घुसा है। दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर की बातचीत होने वाली है, उससे पहले ही ये घटना हो गई, और ये पिछले सप्ताह हुई है। उसकी इन्फॉर्मेशन अभी अभी जारी हुई है। इन पहाड़ी इलाकों में वह ये बताया जा रहा है कि 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में तवांग सेक्टर के यांगत्से नामक एक जगह पर हुई। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कुछ कि चीनी सैनिकों ने खाली पड़े भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जो सैन्य अधिकारी हैं उनका ये कहना है, जैसा कि न्यूज़पेपर में बयान है, कि भारतीय रक्षा और बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों को हिरासत में ले लिया था, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए वहाँ पर अस्थायी तौर पर बंधक बनाया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि चीनी जवानों को हिरासत में लिया गया, लेकिन हालांकि सेना ने इसका खंडन किया कि हमने हिरासत में नहीं लिया। तो ये बात हुई कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में आए थे और वहाँ पर धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, लेकिन स्थानीय जो कमांडर थे उन्होंने इसको नियंत्रण में कर लिया। दोनों देशों के जो कमांडर थे वहाँ पर स्थानीय वो, और दोनों के सैनिक आमने सामने आ गए थे इस इलाके के। ओके, तवांग क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं। तो तमाम न्यूज़पेपर में एक बात भी खास तौर पर बताया गया है कि चूँकि जो एलएसी है उसका डिमार्केशन एक्चुअल में हुआ नहीं है। जैसे एलएसी कहाँ पर है, यहाँ से इस तरीके से है, ये आपका पूरा मैप देख रहे हैं आप, और यहाँ से इस तरीके से ये एलएसी आता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा है ये, और तीसरा है यहाँ से इधर है, ऐसे ही जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये पूरा ये क्षेत्र है, और यहीं पर दोनों देशों की सेना जो है गश्ती करती है और आमने सामने आ जाती है। आमतौर पे ये प्रोटोकॉल है
कि जब भी दोनों की सेनाएं आमने सामने हों तो एक को वापस लौट जाना है। लेकिन जो भी अभी न्यूज़ आ रहा है, जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुआ है, जो घटना हुई है, उसमें वो भारतीय जो चौकी है वहाँ तक ये लोग पहुँच गए थे, वो वहाँ आ गए थे, वहाँ पर कुछ करने की कोशिश की थी। वैसा ही जैसा कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में बाराहोती में चीनी सैनिकों ने फुट ब्रिज को, यानी पैदल चलने वाले जो ब्रिज है नदी पर, उसको तोड़ दिया था। ओके। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें ही सिर्फ, तो 2016 में भी ऐसी घटना हुई थी यहाँ पर, और फिर एक बार हम लोग ये देख रहे हैं कि ये घटना हुई है। तवांग वहाँ बहुत शानदार इलाका है, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत है वो तवांग। तो वहाँ पर भी अब देखने को मिल रहा है कि घटनाएं हो रही हैं, और चीन पूरे इलाके में, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उधर से लेकर यानी जो लद्दाख है वहाँ से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक तनाव क्रिएट करना चाहता है, ताकि भारतीय सेना वहाँ पर पूरी तरह से फौज लगाए रखे, उसके खर्चे बढ़ें। तो ये सब देखने को मिल रहा है। ओके। हालांकि सेना और भारत सरकार दोनों अपनी तरफ से इसको निपटने की कोशिश में लगी हुई है। तो चलिए, ये तो इम्पॉर्टेंट बात थी अरुणाचल प्रदेश में जो भी कुछ हुआ है, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है ये मुद्दा आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन होगा, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा ये दोनों, ए और बी, यानी डेविड जूलियस और एडम पटापॉटियन। ओके, ये दोनों हैं। फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, और मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, तो दोनों वैज्ञानिकों को ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। और दोनों को ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसमें एक स्वर्ण पदक मिलेगा और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी अगर रुपए में कहेंगे तो करीब 8.5 करोड़ रुपए होते हैं, तो ये मिलेंगे। ओके। और नोबेल प्राइज़ की जो घोषणा होती है सबसे पहले मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र से ही होती है। 6 सेक्टर में दिया जाता है, क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, जैसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड। मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 2 वैज्ञानिकों यानी डेविड जूलियस और एडम पटापॉटियन, तो उनको नोबेल प्राइज़ 2021 के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा इसका, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज इन लोगों ने की है। ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए मिला है। कैसे खोज की? दरअसल हुआ ये कि हम लोग तो जानते हैं कि त्वचा स्पर्श और दबाव, इसके अलावा ताप पर प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शन देती है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अलग अलग ताप और दबाव का अनुभव त्वचा कैसे करती है, क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वजह से ब्रेन तक हम इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। तो इन वैज्ञानिकों ने बताया दुनिया को कि इंसान का जिस्म जो है, शरीर, वो सूरज की गर्मी या अपनों के स्पर्श करने पर कैसे महसूस करता है, और ये बताया कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो संवेदना को विद्युत तरंगों में बदल देती है और उसे संदेश के रूप में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देती है। मतलब ये पता चला कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो गर्मी, ठंड और जो मैकेनिकल उत्तेजना है वो कैसे महसूस करती है। नोबेल प्राइज़ कमेटी का कहना है कि दोनों साइंटिस्ट ने इस खोज के लिए नए तरह के पेनकिलर्स बनाने में मदद मिलेगी इन खोजों से, और ये इन खोजों का उपयोग पुराने दर्द, कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जा सकेगा। और उनकी खोज ने यह भी बताया है कि हमारी त्वचा पर जो मौजूद नस है उसका तापमान का अलग अलग असर होता है। जैसे हमने कुछ गर्म पिया और उसके बाद उसका वो तापमान का असर अलग अलग तरीके से होता है। तो ये एक डिज़ाइन भी उन्होंने दिया एक तरह से। ओके, तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि खोज कैसे हुई। तो डेविड जूलियस, ये एक बार हुआ ऐसे कि मिर्च का इस्तेमाल किया उन्होंने, मतलब वो एक बड़ी शॉप में गए, वहाँ पर मिर्च के सॉसेज रखे हुए थे
और उसकी वजह से उनको थोड़ा अनईजी फील हुआ। तो उसी के बाद उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि मुझे लगता है कि मेरी जो खोज थी उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मुझे मिल गया है। और उसी के बाद उन्होंने cDNA जीन को ढूंढा और ऐसे आयन चैनल्स मिले जिनकी खोज नहीं की गई थी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, इम्पॉर्टेंट खोज है और बहुत सारी चीज़ें आगे हम आने वाले वक्त में देखेंगे इससे बदलते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो आपने इस टॉपिक पर ख़ास तौर पे जो ये सब्जेक्ट है उस पर स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है। मेडिसिन पर जो नोबेल प्राइज़ मिला है उस पर विजय शर्मा जी जो इवनिंग को वीडियो लेकर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में इस सब्जेक्ट पर उन्होंने डिटेल बताया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा उपरोक्त तो तीनों। कौन कौन? स्क्यूरो मानेबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरेसी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए या किस खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आंसर होगा जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और जटिल भौतिक प्रणालियों की खोज के लिए। ओके, ये भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं। इसमें स्क्यूरो मानेबे और क्लॉस हैसलमैन इन दोनों ने एक साथ खोज की और इन्होंने एक अलग खोज की। ठीक है, तो इन दोनों ने यानी स्क्यूरो मानेबे और क्लॉस हैसलमैन ने पृथ्वी के जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया और इससे तेज़ी से जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उस पर नज़र रखी जा सकेगी और सटीकता से भविष्यवाणी हो सकती है। बेहद सटीकता से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन की। उन्होंने इस बात की भी खोज की थी कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो वृद्धि होती है। ये तो पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, सतह का तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ता कैसे है, आखिर क्यों बढ़ता है? ये वही बात हुई जैसे कि न्यूटन ने जो ढूंढा था कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। मतलब सब जानते हैं कि पेड़ से सेब नीचे ही गिरेगा, लेकिन उसकी वजह क्या थी, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसी तरीके से उन्होंने मतलब न्यूटन ने ये ढूंढा था कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उसी तरह से इन दोनों ने ये ढूंढा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी का तापमान आखिर क्यों बढ़ जाएगा। ओके, जबकि ये जो तीसरे साइंटिस्ट हैं जॉर्जियो पेरेसी, इनको ये पुरस्कार जो है एटॉमिक स्केल से लेकर प्लानिटरी स्केल तक जो फिजिकल प्रणाली है उसके विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। उन्होंने एक जटिल भौतिक और गणितीय मॉडल विकसित किया जिसमें मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मशीन लर्निंग जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझना संभव हो गया। ओके, यानी मशीन लर्निंग, ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में काफ़ी मदद मिली है इनके खोज से। और आपको बताऊं कि ये सब खोज कोई अभी नहीं हुई है, कुछ साल पहले हुई और उसका असर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रेडिक्शन होती है वो सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्राइज़ अभी दिया जा रहा है इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2021 के विजेता का नाम बताएं। आंसर आप देख रहे हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। किस क्षेत्र में? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। फोटोग्राफ ये रहा इन दोनों को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, तो नोबेल प्राइज़ के तौर पर इनको 8.5 करोड़ रुपए के आसपास इनको राशि आधी आधी मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं
केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए दो वैज्ञानिक यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया 2021 के लिए? इन दोनों को, इसका आंसर होगा एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, उसके विकास के लिए, इसके लिए उनको दिया गया। इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। और ये जो खोजा गया है एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, तो वो उसके द्वारा अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने का एक तरह के इन्होंने बताया। ओके, जो अणु है और इसके थ्रू उन्होंने कहा कि अणु का निर्माण कैसे हो सकता है नए तरीके से, जो अभी तक ज्ञात नहीं था, उस तरीके से अणुओं के निर्माण के बारे में पता चला। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट विकसित किया। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में उसका बहुत प्रभाव पड़ा, दवाओं के निर्माण में। ओके, और आपको बताऊँ कि तीसरे तरह के उत्प्रेरक यानी कैटालिसिस की खोज की इन्होंने, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक नई चीज़ हो गई इससे। ओके, तो इस बात के लिए इनको मिला है अवार्ड। वैसे बेसिक तौर पर मतलब देखें तो आप कहेंगे कि उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जो दवाएं नई तरह की आपको मिल रही हैं उनमें दवाओं के बदलाव में, उसके असर को बेहतर करने में इनकी खोज का बहुत बड़ा असर हुआ है। ओके, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 में जो बर्मिंघम में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उस प्रतियोगिता से भारत ने मतलब किस खेल प्रतियोगिता से भारत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, बाहर हो गया खुद ही? आंसर होगा हॉकी से भारत ने इनकार कर दिया कि हमारी टीम हॉकी टीम नहीं जाएगी। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, बहुत इंपॉर्टेंट। और किस वजह से? जो कोविड-19 का जो क्वारंटीन रूल्स है यूनाइटेड किंगडम का यानी ब्रिटेन का, वो बहुत भेदभावपूर्ण है। भारत के लिए ये था कि 10 दिन या 11 दिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो एक तरह से विरोध स्वरूप भारत ने ये कहा कि हम हॉकी इंडिया की टीम नहीं जाएगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम, तो उन्होंने ये बताया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को कि हमारी टीम नहीं जाएगी क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी और क्वारंटीन रूल्स है। ओके, जब यहाँ के लोगों ने वैक्सीन ले लिया, यहाँ के खिलाड़ियों ने, तो फिर वहाँ जाके फिर क्यों क्वारंटीन होने की वो बात हो। हालांकि जब बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है तो एक नई खबर आई है। नई खबर ये आई है कि 10 दिन का जो क्वारंटीन का जो अवधि थी उसको इंडियंस के लिए 11 अक्टूबर से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी यूनाइटेड किंगडम भारत के दबाव में उसने 10 दिन का जो क्वारंटीन की अवधि थी, जिन लोगों ने वैक्सीन ले भी लिया है उसके लिए 10 दिन की क्वारंटीन बहुत मैंडेटरी था, तो उसके लिए ये कैंसिल कर दिया कि अब 11 अक्टूबर से क्वारंटीन रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि भारत के जो वैक्सीन है, जो लोग भारत में वैक्सीन लगवा के जा चुके हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 5 अक्टूबर। ओके, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता उसके बारे में बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया 5 अक्टूबर 2021 को, तो उन्होंने पॉपुलर टीवी शो रामायण में कौन सा किरदार निभाया था? आंसर होगा रावण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण का किरदार उन्होंने निभाया था। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी थे, ये इन्होंने निभाई थी। और आपको बता दूं कि 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे? आंसर होगा अक्टूबर के पहले सोमवार को। ओके, ये हर साल मनाया जाता है और 2021 में ये 4 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। और 2021 की थीम क्या है? कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी जो कार्रवाई है उसमें तेज़ी लाना।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, और ये सफ़ेद प्याज जो है वो रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके में काफ़ी मशहूर है और अलीबाग को ही जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए अप्लाई किया था और इसमें ये बताया गया कि प्याज जो है सफ़ेद प्याज यहाँ की स्पेशलिटी है। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, अलग अलग तरह की प्याज होती है। रेड ऑनियन होता है और ये स्वीट ऑनियन होता है और ये वाइट ऑनियन होता है, ये वाला। तो इसका जीआई टैग दिया गया है और इस प्याज में औषधीय गुण होते हैं जिसका प्रयोग जो हार्ट के रोगी हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, इंसुलिन निर्माण, इन सब के लिए भी किया जाता है इस खास तरह के प्याज का उपयोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस जिले के प्रसिद्ध वड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा पालघर। महाराष्ट्र का एक ज़िला है, तो वहीं के जो वड़ा कोलम या फिर इसको कहें झिनी या झिनी चावल कहते हैं, झिनी राइस, तो उसे ये जीआई टैग दिया गया है। ओके, और ख़ास एरिया में ही होता है ये, महाराष्ट्र के पालघर के एक वड़ा तहसील है, उसी में ये उगाई जाती है और पारंपरिक है। इसका दाना सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, स्वादिष्ट होता है, हालांकि बहुत कम उपज होती है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे। आंसर होगा 7 अक्टूबर। ओके, विश्व व्यापार संगठन उसके द्वारा यानी WTO के द्वारा ये दिवस घोषित है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के किस जिले में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, अक्टूबर में? आंसर होगा गुवाहाटी। ओके, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति। इससे पहले ये केंद्र यहीं पर था, लेकिन उसको कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त उसके निवास के तौर पर इसको जाना जाता था। करीब 150 साल पहले ये बना था और DC बंगले के रूप में प्रसिद्ध था गुवाहाटी के, लेकिन अब इसको नया रूप दिया गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है। तो असम की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, जो फोटोग्राफर आप देख रहे हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिमैक्स नेवल एक्सरसाइज का 5वां संस्करण 6 से 8 अक्टूबर 2021 को भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? आंसर होगा जापान। भारत और जापान के बीच में ये 5वां नेवल एक्सरसाइज है जिमैक्स का। तो ये हुआ है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अरेबियन सी में हुआ है। ओके, युद्धाभ्यास हुआ है नौसैनिक, उसमें भारत की ओर से स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और फ्रिगेट तेग, उन दोनों ने हिस्सा लिया है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन, स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? आंसर होगा अक्टूबर में मनाया जाता है। ओके, कैंसर का एक प्रकार है ये। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया है? किन्हें? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इन तीनों को दिया गया है। कौन कौन से? निरोध कुमार बरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को और शिलोंग चेंबर कॉयर को। तो इन दोनों को दिया गया है। ये असम सरकार के द्वारा ये दिया जाता है और असम सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बरदोलोई, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड स्थापित है और इस बार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये अवार्ड इन तीनों को दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच में द्विवार्षिक नेवल एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स का 4था संस्करण का आयोजन हुआ है अक्टूबर 2021 में, अभी हाल ही में? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एग डे। आंसर होगा इसका अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को। और 2021 में ये कब आयोजित हुआ? तो 8 अक्टूबर को। ओके, और 2021 की थीम क्या है? एग्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज, ये थीम। तो दोस्तों, ये था करंट अफेयर्स और आपसे कहना चाहूँगा कि 2021 का जनवरी से अक्टूबर तक का टोटल करंट अफेयर्स अब तक अवेलेबल है। उसका वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।